नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टडी टेक जोन में। जैसा कि आपको पता है, इस सेशन में हम क्विज कर रहे हैं सिविल इंजीनियरिंग का। तो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है कि जब स्ट्रक्चर क्या बोल रहा है, जब स्ट्रक्चर में मेंबर की संख्या टू ज्वाइंट्स के दोगुना हो, कितना हो, ज्वाइंट्स के दोगुना से 3 कम हो से अधिक होगा तो कहलाएगा, क्या कहलाएगा। जब हमारा जो ज्वाइंट है उसके दोगुने से 3 कम होगा तो उस समय हम ज्वाइंट्स को क्या बोलेंगे, उसकी मान अगर अधिक है। अगर हमारे यहाँ फार्मूला क्या होता है, n इक्वल टू 2j-3, जहाँ j का मतलब क्या होता है, ज्वाइंट होता है, n का मतलब मेंबर से मतलब होता है। क्वेश्चन में पूछ रहा है कि स्ट्रक्चर में मेंबर की संख्या 2 ज्वाइंट -3 से अधिक है, अर्थात क्या है, n की वैल्यू क्या है, इससे अधिक है। तो इस स्थिति में, इस कंडीशन में मेंबर किस प्रकार कहलाएगा, रिडंडेंट मेंबर कहलाएगा, या फिर स्ट्रक्चर कहलाएगा, या फिर डिफिशिएंट स्ट्रक्चर कहलाएगा, या फिर परफेक्ट स्ट्रक्चर कहलाएगा, या फिर मल्टी मेंबर कहलाएगा। तो इस समय हम इस कंडीशन में क्या बोलेंगे, जब n की वैल्यू 2j-3 हो तो इस कंडीशन में हम बोलते हैं परफेक्ट स्ट्रक्चर बोलेंगे। अगर यही n की वैल्यू इससे अधिक आ रही है, इससे अधिक आ रही है, तो तब हम क्या बोलते हैं, रिडंडेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिडंडेंट। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। निम्न में से कुर्सी क्षेत्रफल अर्थात प्लिंथ एरिया सम्मिलित नहीं होता है। प्लिंथ एरिया में क्या सम्मिलित नहीं होता है, तो प्लिंथ एरिया हम कैसे निकालते हैं, किसी भी हम तल का जो तल है उसका हम क्या लेते हैं, लंबाई और चौड़ाई लेते हैं, उसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारा क्या निकल जाता है, सिंपली कुर्सी क्षेत्रफल निकल जाता है। कुर्सी क्षेत्रफल में क्या किया जाता है, जो कुर्सी लेबल होता है उसके जो बाहर खसके निकले हुए होते हैं उसको ऐड नहीं करते हैं। यहाँ पर आप देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें ऐड नहीं की जाती है, तो कुर्सी तल के बाहरी खसके ऐड नहीं किए जाते। वहीं कैंटिलीवर स्लैब डाला गया हो, जैसे घर का फ्रंट डोर हो, फ्रंट डोर के सामने क्या किया जाता है, शेडिंग के लिए, धूप से छाया करने के लिए हम उसमें स्लैब डाल देते हैं, तो इसको काउंट नहीं किया जाता इसके अंडर में। पोर्च क्या होता है, पोर्च जो हमारा ग्राउंड फ्लोर के ऊपर वाला जो हमारे घर के बाउंड्री लेवल से बाहर बन के निकला, उसको क्या बोल देते हैं, बालकनी बोल देते हैं, तो उसको भी ऐड नहीं किया जाता। अटारी ऐड नहीं किया जाता, आंगन को ऐड नहीं किया जाता जो ओपनिंग होता है। तो इस प्रकार हमको क्या समझना है कि उपरोक्त जो सभी दिए हुए कुर्सी के तल के बाहरी खस के कैंटिलीवर स्लैब, पोर्च जो हो गया, आंगन, अटारी और बालकनी हो गया, इनको सबको क्या करते हैं, कुर्सी क्षेत्रफल में ऐड नहीं करते हैं। तो सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि ट्रस कैंची जो होता है मूलतः आकृति होती है, तो कैंची की मूलतः आकृति कैसी होती है, त्रिभुजाकार होती है। कैसी होती है, त्रिभुजाकार होती है हमेशा। तो इसमें अब मिनिमम मेंबर की संख्या कितनी होनी चाहिए, तो मिनिमम मेंबर की संख्या हम कैसे निकालते हैं, n इक्वल टू 2j-3, कितना होता है, 2j-3। तो अगर हम यहाँ पे ज्वाइंट्स की काउंटिंग कर लें 1 2 3 4, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, इस हिसाब से हमको क्या हो जाएगा 5। यहाँ पर हमको ज्वाइंट हो रहा है, 5 × 2 करेंगे 10, 10 माइनस क्या होगा 3, क्या हो जाएगा 3। यहाँ पे 7 मेंबर्स होने चाहिए, तो 1 2 3 4 5, इस प्रकार से हमारा क्या हो रहा है, यहाँ पे हमारा ट्रायंगुलर होना चाहिए। यहाँ पे कितना होना चाहिए, ट्रायंगुलर होना चाहिए। यहाँ पे ज्वाइंट हमारा कितना हो रहा है, 3 ज्वाइंट हो रहा है। ज्वाइंट का हम दोगुना करते हैं और क्या करते हैं, फिर -3 करते हैं, तो कितना होता है 2 × 3 -6, क्या हो जाएगा हमारा, कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। यानी मेंबर की संख्या 3 होनी चाहिए। यहाँ पे क्या हो जाएगा, मेंबर की संख्या 3 हो रही है। इस प्रकार से हमारा क्या हो जाएगा, हमेशा हम कम से कम कितना बना सकते हैं, या फिर परफेक्ट स्ट्रक्चर के लिए कैसी संरचना होती है, आकृति होती है, तो हमारा त्रिभुजाकार होती है। तो यहाँ सही आंसर क्या हो जाएगा, सामान्यतः ट्रस का मूल आकृति कैसा होता है, त्रिभुजाकार होता है। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शोधन निधि सिंकिंग फंड जिसे बोलते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज सहित संपत्ति की लाभकारी आयु तक मूल लागत का कितना प्रतिशत रह जाता है। तो मूल लागत अगर हम 100 रुपया मानते हैं, तो पूछ रहा है कि जो सिंकिंग फंड हमने इकट्ठा किया है, पर वर्ष हम इकट्ठा कर रहे हैं, तो चक्रवृद्धि ब्याज सहित वह संपत्ति की लाभकारी आयु के अंत में वो कितना हो जाएगा, तो वह कितना हो जाता है, टोटल का 90% हो जाता है। कितना होता है, टोटल जो लागत लगा उसका 90% हो जाता है। तो हमारा सही आंसर यहाँ क्या हो जाएगा, सही आंसर डी हो जाएगा। 10% कहाँ से आता है, तो 10% हम क्या मानते हैं भवन का जो मलबा मूल्य होगा, स्क्रैप वैल्यू होगा, उससे हम मानते हैं कि 10% हमारा कवर हो जाता है।
तो हमारा सही आंसर यहाँ क्या हो जाएगा, लाभकारी आयु के अंत में कितना हो जाता है लागत का, तो टोटल कास्ट का 90% हमारा शोधन निधि सिंकिंग फंड हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि मोटे तौर पर उठने बैठने के लिए निर्धारित सामान्य कक्षों का जो फर्श क्षेत्रफल होता है, उठने बैठने में जो हमारा फर्शी क्षेत्रफल यूज होता है उसको हम क्या बोलते हैं, तो प्लिंथ एरिया तो हम उसको नहीं बोलते हैं। अब भ्रमण त्रिज्या किसको बोलते हैं, जो घर में हम बना हुआ है एक कमरे से दूसरे कमरे में जाने के लिए, लैट्रिन बाथरूम या फिर बरामदे में जाने के लिए जो रास्ता होता है उसको हम क्या बोलते हैं, सर्कुलेशन एरिया बोलते हैं। कारपेट एरिया किसको बोलते हैं, जिसको हम सामान्यतः उठने बैठने के लिए जो यूज करते हैं, जिस पर कारपेट डाला जा सकता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कारपेट एरिया। तो हमारा सही आंसर यहाँ क्या हो जाएगा, कारपेट एरिया हो जाएगा। आच्छादित क्षेत्रफल भी बोलते हैं, तो यहाँ सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर सी हो जाएगा। फ्लोर एरिया किसको बोलते हैं, फ्लोर एरिया में से जब हम प्लिंथ एरिया में से हम क्या करते हैं, जब दीवार का एरिया माइनस कर देते हैं तो उस जो बच जाता है उसको क्या कहलाता है, फ्लोर एरिया कहलाता है। क्या कहलाता है, फ्लोर एरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भवन के शोधन निधि क्या है, भवन की शोधन निधि में निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं होता। स्पेशली यहाँ भवन की बात की जा रही है, बिल्डिंग की बात की जाती है। बिल्डिंग में कौन शोधन निधि में क्या सम्मिलित नहीं होता, तो उसका जो कबाड़ मूल्य होता है या फिर स्क्रैप वैल्यू बोलते हैं, स्क्रैप वैल्यू सम्मिलित नहीं होती है। साथ में लैंड जो होता है, हमें ज़मीन होता है, उसमें हम मानते हैं कि अवमूल्यन डिफिशिएट नहीं होगा। तो इस क्या छोड़ देते हैं हम, स्क्रैप वैल्यू जो हमारा 10% यहाँ से कवर होता है, और जो ज़मीन का मूल्य होता है लैंड का, तो उसका कास्ट हम ऐड नहीं करते हैं। तो यहाँ अब क्वेश्चन में क्या पूछा, भवन की शोधन निधि में कौन सम्मिलित नहीं होता, तो स्क्रैप वैल्यू सम्मिलित नहीं होता, साथ में लैंड कास्ट ज़मीन का मूल्य सम्मिलित नहीं होता। तो सही आंसर यहाँ क्या हो जाएगा, सही आंसर सी हो जाएगा, ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रिवेट का सकल व्यास होता था, रिवेट का ग्रॉस डायामीटर कितना होता था। रिवेट का ग्रॉस डायामीटर को हम कैसे निकालते हैं, तो हम कैपिटल डी इक्वल टू क्या होता है, डी प्लस 1.5 होता है, या फिर डी प्लस 2.0 होता है। यहाँ 1.5 किस में है, एमएम में है, 2 किस में है, एमएम में है। अगर डी की वैल्यू 25 तक है तो उसमें क्या उसमें ऐड करते हैं 1.5 ऐड करते हैं। अगर वही डी की वैल्यू, स्मॉल डी की वैल्यू 25 से प्लस है तो उस समय हम क्या ऐड करते हैं, 2.0 mm ऐड करते हैं। अब हम क्वेश्चन में देखते हैं। क्वेश्चन में पूछा कि नॉर्मल व्यास से बड़ा होता है, ये सही है। रिवेट के छिद्र के बराबर होता है, ये भी सही है, क्योंकि हमारा नॉर्मल डाया हम डी स्मॉल डी अगर लेते हैं तो उसका हम कैपिटल डी निकालने के लिए क्या करते हैं, कुछ ऐड करते हैं। तो यहाँ हमारा सही आंसर नॉर्मल व्यास के बराबर नहीं होता, तो यहाँ सही आंसर क्या हो जाएगा, हमारा डी सही आंसर हो जाएगा, अर्थात ए और बी हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि तहखाना क्या है, बेसमेंट की बात की जा रही है। तहखाना का तात्पर्य किससे, बेसमेंट में, जो ग्राउंड फ्लोर के लेवल के नीचे हम जो घर बनाते हैं उसको क्या बोलते हैं, तहखाना, बेसमेंट बोल देते हैं। तहखाना अथवा ऊपरी फर्श जो होता है, फर्श तल पर आच्छादित क्षेत्रफल भवन के उस फर्श का क्या कहलाता है, उस फर्श का प्लिंथ एरिया कहलाता है। अगर हम सेकेंड तल का अगर देख रहे हैं तो उसमें जो आच्छादित क्षेत्रफल है उसमें हम क्या करेंगे, बाउंड्रीज से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, कुर्सी क्षेत्रफल मिल जाएगा। किसके लिए, उस फर्श तल के लिए मिलेगा। तो सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चिनाई व कंक्रीट में बने भवनों की लाभकारी आयु ली जाती है, तो कितना ली जाती है, मैक्सिमम 80 से 100 तक ली जाती है। लेकिन नॉर्मल अगर हम बात करें तो नॉर्मल कितना लिया जाता है, 60 से 80 साल लिया जाता है। कितना लिया जाता है, 60 से 80 साल। अगर भवन किससे बना हुआ, अगर अच्छे पत्थर और ईंट से बना हुआ है, ए ग्रेड का पत्थर यूज किया गया है और साथ में अच्छी पक्की हुई ईंट यूज की गई है, साथ में सीमेंट यूज किया गया है, तो उसकी हम आयु कितना मान सकते हैं, मैक्सिमम 80 से 100 साल तक मान सकते हैं। इसमें कुछ जो मटेरियल यूज होते हैं, मटेरियल के अपने एक्सपायरी डेट होते हैं। अगर हम सीधी सिंपल लैंग्वेज में बोले तो इसकी एक्सपायरी डेट होती है। अगर ईंट की फर्श बनी हुई, किसकी, ब्रिक जो फ्लोर है, ब्रिक फ्लोर का कितना मानते हैं, ब्रिक फ्लोर का हम 40 से 50 वर्ष मानते हैं। कितना मानते हैं, ब्रिक फ्लोर का 40 से 50 वर्ष लेते हैं। प्रबलित जो रेनफोर्समेंट कंक्रीट यूज किया गया तो तब हम कितना मानते हैं, अगर फर्श बनाने में तो 80 साल तक हम ले सकते हैं। इसी प्रकार अगर जो जल के लिए फिटिंग्स हैं उसका कितना मानते हैं, तो उसका हम 25 साल तक मानते हैं। वही तार की वायरिंग है उसका हम कितना मानते हैं, 25 साल मानते हैं। इस प्रकार कितना हो जाता है, इस सब देखते हुए हम कितना एवरेज ले लेते हैं। तो जो हमारा चिनाई और कंक्रीट से बना हुआ तो एवरेज उसकी आयु कितनी मानी जाएगी, 60 से 80 वर्ष मानी जाएगी। तो ये आंसर यहाँ सही हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि क्वेश्चन इस आपके लिए, इसका आप आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। गेज रेखा, क्या बोला, गेज रेखा प्रतिबल की दिशा की होती है, समांतर होती है, लंबवत होती है, या फिर हम डिफाइन नहीं कर सकते, नहीं प्राप्त कर सकते, या फिर समांतर और लंबवत दोनों होती है। तो इसका आंसर आप दीजिए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।